आई थिंक बच्चे आ रहे हैं और कुछ सेकंड्स वेट करते हैं। लेट अदर्स कम। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है सब बच्चों की? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मैं पहले थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, मीटिंग का पर्पस क्या है, क्या पूछ सकते हैं आप। देखो मैं अभी क्या घर पे ही हूँ यार, और लॉकडाउन में बाहर आ जा नहीं सकते। राजस्थान में क्या पूरे देश में बहुत ज्यादातर जो स्टेट्स हैं सब में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। तो मैं पिछले 8-10 दिनों से किसी ना किसी से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो आज ये मीटिंग 45 मिनट्स के लिए है और इसमें मेनली जवाब दूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई पॉइंट्स ऐसा नहीं बताऊंगा। आपके क्वेश्चंस होंगे और मैं आपको जवाब दूंगा। आपके क्वेश्चन जैसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स के कि सर बैकलॉग है तो कैसे पूरा करें। हालांकि बैकलॉग के बारे में बताऊंगा मैं आपको, या फिर पढ़ने के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। अगर आपको याद हो 11th क्लास के बच्चे प्रथम में जब पढ़ते हैं तो मेरी पहली क्लास में शायद मैंने 20-30 मिनट के लिए शुरू में इंट्रोडक्शन भी दिया हो कि भाई हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री, कैसे आप नोट्स बनाएं, डीपीपी क्या है, शीट क्या है। इनफैक्ट मोहित सर का भी एक वीडियो आपने देखा होगा शुरुआत में, जो एक इंट्रोडक्शन टाइप का था कि भाई शीट डीपीपी कैसे सॉल्व करें, होमवर्क कैसे करना है। फिर भी कोई डाउट उनके साथ में होते हैं तो दैट यू कैन आस्क। आज हम सब्जेक्ट डाउट्स यहाँ नहीं लेंगे, ये सब्जेक्ट डाउट के लिए नहीं है, जनरल डिस्कशन। सब्जेक्ट डाउट के आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ पे टीम है, टीचर्स वो डाउट बताएंगे। वहां अगर कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप दोबारा फिर पूछ सकते हो, उसी डाउट को पिन करके दोबारा से फिर पूछ दो। फिर भी नहीं होता है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। बाकी डाउट मोस्ट आपको वहीं क्लियर करने होते हैं। तो चलिए आप लोगों को अब बोलता हूँ कि आप अपने अपने डाउट बोलते जाएं। डाउट पूछने से पहले जस्ट अपना नाम लें और अपना डाउट पूछें। राइट? हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरा नाम आयुष है, मैं प्रथम 2 बैच से हूँ सर। हाँ बोलो। सर एक्चुअली मैथ और फिजिक्स में तो हम जैसे कोई भी रेफरेंस बुक लेते हैं तो उसमें ऑल दो कंटेंट तो मतलब सेम रह रहा है ज़्यादा, बट केमिस्ट्री में सर मैं फिजिकल और इसके लिए कोई और बुक रेफरेंस देख रहा था थ्योरी के लिए, तो मतलब मैं बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था सर। तो इसके लिए कोई रेफरेंस बुक बता दीजिए थ्योरी के लिए और प्रैक्टिस के लिए। शीट्स और डीपीपी टाइम पे हो जाती है सर। हाँ देखो, सबसे ज्यादा थियोरेटिकल जो सब्जेक्ट है तीनों पीसीएम में वो केमिस्ट्री ही है। तो केमिस्ट्री में थ्योरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, और थ्योरी के लिए हमारे क्लास के नोट्स अगर आपने देखे हो तो हम खूब लिखवाते हैं, खूब डिटेल में बताते हैं, और काफी नोट्स आपके एग्जॉस्टिव होते हैं। आप कोई भी बुक लेते हो, वैसे जैसे एच.सी. वर्मा फिजिक्स में होती है, इस तरह की कोई बुक केमिस्ट्री में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो हमारे नोट्स को ही एच.सी. वर्मा टाइप से मान के चलें कि यही एक इम्पोर्टेंट बुक है, और साथ में इट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय एनसीईआरटी। चाहे कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड का हो या स्टेट बोर्ड का हो, एनसीईआरटी तो सबके पास होनी चाहिए और उनको पढ़नी भी चाहिए। हालांकि जो प्रैक्टिस है उसके लिए डीपीपी है, शीट है, और ये एक्सरसाइज 1 2 3 और डीपीपीएस के साथ अगर ये हो जाता है कंप्लीटली, तो आई वुड से दैट आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक है। दैट एक्स्ट्रा एज ऑल्सो यू कैन सॉल्व। चूंकि अभी आई थिंक प्रथम 2 बैच बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं स्टार्ट हुए, कुछ ही दिन पहले, आई थिंक 26 इट वाज स्टार्टेड समथिंग लाइक। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे आगे 1-2-3 हफ्ते के बाद में थोड़ा चीजें ज्यादा पढ़ने के लिए हो जाएंगी तो यू विल बिकम मोर बिजी। तो मेरे ख्याल से फिर डीपी शीट और एक्स्ट्रा एज दैट विल एंगेज यू क्वाइट ए लॉट, और अलग से कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल हो सकती हैं थ्योरी के लिए, बट थ्योरी हर टीचर का अपना एक तरीका होता है बताने का। तो आई वुड से दैट डू नॉट फॉलो थ्योरी फ्रॉम एनी अदर बुक, जस्ट फॉलो थ्योरी ऑफ योर टीचर्स। मुझसे पढ़ रहे हैं तो मुझसे, नीरज सर से पढ़ रहे हैं तो नीरज सर से, यदि कोई बच्चा कहीं और भी पढ़ रहा हो तो ये जो आपको ठीक लगे वो फॉलो करें, बट टीचर को फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
सर जैसे वीकली सर एग्जाम्स होते हैं तो सर उनसे पहले जो हमको क्लास नोट्स मिलता है और जो क्वेश्चन कराते हो आप, तो सर हमें वो रिवाइज करने चाहिए या फिर शीट्स के भी क्वेश्चन रिवाइज करने चाहिए जो वीकली एग्जाम होते हैं 3 वीक्स में? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है और ये कॉमन क्वेश्चन है, चाहे 11th के बच्चे हों या चाहे 12th के हों, चाहे वो टॉपर के हों। ये टेस्ट की प्लानिंग का पार्ट है। तो हर 21 दिन पे आपका एक पीटी या सीटी होता है, जेई मेन या जेई एडवांस लेवल का। तो टेस्ट का सिलेबस पहले से ही पता होता है आपको। तो मोर और लेस वही सिलेबस टेस्ट में पूछा जाता है। उसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं या 3 चैप्टर आ रहे हैं, समय बढ़ेगा तो 5-5, 6-6 चैप्टर भी आएंगे। तो उनका रिवीजन करने का देखो तरीका यही है, पहली बार अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो समय ज्यादा लगता है, रिवीजन कर रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, सेकंड रिवीजन करेंगे तो टाइम और कम लगेगा। मान लो पहला टेस्ट आने वाला है, एक राउंड आप पढ़ चुके हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लो, मान लो एक राउंड पढ़ चुके हो और अब कुछ दिनों बाद टेस्ट आने वाला है, तो आप उसको 2-2.5 घंटे में एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जो आपने नोट्स बनाए हैं उससे एक बार रिवाइज करें और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डीपीपी या शीट के रैंडमली उठाएं। वो क्वेश्चन ना उठाएं जो एकदम आसान है और आपको आते हैं, वो क्वेश्चन लें जिनको पढ़ के लगे कि यार ये कैसे होगा, करके देखूं क्या। तो उन क्वेश्चंस को लें जिसमें आप अटक सकते हो, नॉट दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आप देखते ही बड़ी आसानी से कर पाओ। और क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो हमेशा एक टीचर का रिफ्लेक्शन होता है थ्योरी को समझाने के लिए। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बाकी डीपीपी शीट में से कुछ रैंडम क्वेश्चंस उठा के और थ्योरी को पढ़ के आप वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। कितना टाइम लगना चाहिए? जैसे कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बड़ा चैप्टर है, रिलेटिवली बड़ा चैप्टर है, 11th क्लास में 2-3 चैप्टर बहुत बड़े हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ, आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ। इस तरह के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए रिवीजन में पहली बार रिवीजन कर रहे हैं तो 2-2.5 घंटे लगेंगे आपको। फिर यही चैप्टर मान लो अगले 21 दिन बाद आएगा या उसके अगले 21 दिन बाद आएगा, तो हो सकता है आपको 1-1.25 घंटे में ही रिवाइज हो जाए। और एक टाइम ऐसा आएगा जब 11th खत्म कर रहे होंगे तुम, तो हो सकता है ये चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 10 ही मिनट बस आपको पढ़ना पड़े और अकॉर्डिंगली आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। देन मोर टाइम शुड बी गिवन फॉर सॉल्विंग सम ऑफ द रैंडम क्वेश्चंस फ्रॉम द डीपीपी और शीट। और किसी को डीपीपी शीट बिल्कुल ऐसा लगे कि ये तो मुझे बिल्कुल पूरी आती है, हर बच्चे का अपना तरीका है पढ़ने का, हर बच्चे की अपनी ग्रास्प होती है, तो फिर वो एक्स्ट्रा एज के कुछ क्वेश्चंस उठा करके पढ़ सकता है, रिवीजन कर सकता है। सो दैट शुड बी द वे यू शुड रिवाइज फॉर योर टेस्ट। और टेस्ट के थ्रू ही रिवीजन होना चाहिए, अलग से कोई रिवीजन का शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए। संडे को अगर टेस्ट है तो आपको उससे 4-5 दिन पहले मंडे ट्यूसडे में ही रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। हेलो सर, मैं सर ध्रुमिल। हाँ बोलो। सर मैंने सर 2 दिन पहले ही सर आपका सर बैच ज्वाइन किया है, तो सर बैकलॉग के लिए सर कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर? आपके वीडियोस भी साथ में ले और सर जो बैकलॉग हुआ है वो भी सर साथ में खत्म हो। इसका एक ही इलाज है कि आप अपने स्टडी आवर्स जो हैं वो फिक्स रखें। जैसे एक थंब रूल होता है, ज्यादातर बच्चे इसको फॉलो करें तो उनको बैकलॉग नहीं आता, बैकलॉग है तो वो भी कंप्लीट हो जाता है। कि अभी मेरे ख्याल से आपकी 4 की फ्रीक्वेंसी चल रही है, 5 की फ्रीक्वेंसी है पर वीक? पर वीक सर 4 की। 4। तो 4 क्लासेस आपके पर वीक हैं, तो जिस दिन आपकी क्लासेस हैं, क्लासेस 4.5 घंटे की होती हैं या 4-4.25 घंटे की होती हैं, तो उनको पढ़ने के लिए बच्चों को जनरली 5.5-6 घंटे तक भी लग जाते हैं। इट इज नॉर्मल। 6 घंटे भी लग रहे हैं तो ठीक है, कोई 5.5 घंटे में कर लेता है। उन 6 घंटे के अलावा बच्चों को लगभग 6 घंटे और पढ़ना चाहिए 11th क्लास में। 12th क्लास में यही आवर्स बढ़ के 6 की जगह 7 घंटे हो जाते हैं। तो आपको 6 घंटे और पढ़ना है, जिसमें 1.5 घंटा केमिस्ट्री है, लगभग 2.5 घंटे मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स थोड़ा ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत पड़ती है तो यू नीड मोर टाइम। और लगभग 2 घंटे आपको फिजिक्स पढ़ना होता है जिस दिन आपकी कोचिंग क्लास है। तो इस तरीके से आपके 6+6 नियरली 12 आवर्स हो गए। तो नियरली 12 आवर्स यू हैव टू स्टडी ऑन द पर्टिकुलर डे जिस दिन कोचिंग है। और जिस दिन कोचिंग नहीं है, बाकी के 3 दिन, 7 दिन में से 4 दिन तो क्लासेस हो गई, बाकी के 3 दिन के लिए मैं ये कहूंगा कि लगभग 10 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। उस 10 घंटे में कोई बैकलॉग है तो वो पूरा करें, कुछ होमवर्क बचा हुआ है किसी करंट शीट का तो वो पूरा करें, एनसीईआरटी किसी चैप्टर की कंप्लीट हो। एनसीईआरटी कब पढ़नी चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपका चैप्टर मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मान लो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया थ्योरी वाइज और आपने ये शीट भी मेजरली कर ली, इसकी शीट डीपीपी, तो फिर एनसीईआरटी पढ़ो। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे पूरा चैप्टर कोचिंग में होने के बाद में, तो यू विल फाइंड कि आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़ने में इस चैप्टर की 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे मुश्किल से लगेंगे।
और आपको लगेगा ये अच्छा, ये लाइन ये आता है, ये पैराग्राफ हाँ ये तो पढ़ लिया हमने, ये क्वेश्चन दिस वी हैव डन, फिर भी पीछे कुछ ऐसा अच्छा ये क्या पॉइंट है, ये तो सर ने बताया ही नहीं, लेट्स नोट डाउन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन अवर नोटबुक, ऐसा भी पॉइंट आएगा। वी नेवर गारंटी, आई एम अ वेरी ट्रू टीचर टू माई सेल्फ एंड टू द स्टूडेंट्स। कोई टीचर इंक्लूडिंग मी 100% गारंटी नहीं कर सकता कि वो हर पॉइंट कवर कर ले। तो ऐसे में कोई पॉइंट अगर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज फॉर जेईई मेन, क्योंकि एनटीए जो है वो एनसीईआरटी बुक्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करता है। तो आप उस चैप्टर को पढ़ो, आप पता लगेगा 3 एक घंटे में आपका वो चैप्टर पूरा हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले तो उसको आप नोट भी कर सकते हो। तो दिस इज द वे यू कैन डू इट। अच्छा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने चाहिए एनसीईआरटी के? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं अगर आप सॉल्व करोगे ना। जब शीट सॉल्व हो जाएगी, एक्सरसाइज 1 2 3 एंड डीपीपीज एंड ऑल दैट, तो यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन पढ़ते ही ऐसा लगेगा अरे ये क्या, ये तो कर लिया, ऑलमोस्ट आ गया ये अपनी शीट में। कोई क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा अजीब दिखता है या ऐसा लगता है कि इट इज अनफैमिलियर इवन आफ्टर सॉल्विंग द डीपीपी एंड शीट, देन ऑफ कोर्स यू शुड डू एंड यू कैन डू, इट विल नॉट टेक मच टाइम। This is how you will be able to cover your school requirements also. सर रेगुलर स्कूल के साथ कैसे मैनेज करें? करना तो पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे करते हैं, खासकर भाई बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बिल्कुल भी, उनमें तो अटेंडेंस भी आपकी 80-90% रहनी चाहिए। और भाई अब इसका तरीका तो आप ही को निकालना पड़ेगा। वैसे जितने स्कूल है आपके 4-5 घंटे तो जाएंगे स्कूल में, तो उसके अलावा आप जो भी 12 घंटे से कम डिफरेंस जो बचता है वो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट या जेई के लिए जो क्लासेस हैं, जो होमवर्क है उसमें लगाएं और मैनेज करें चीजों को। और बैकलॉग के लिए मैंने बताया कि बाकी के जो 3 डेज हैं 4 दिन के अलावा, उनमें अपना टाइम निकालें और बैकलॉग पूरा करें, और बैकलॉग जल्दी पूरा करें। अभी आपका शायद लास्ट मंथ ही तो बैच स्टार्ट हुआ है, हार्डली 2-3 वीक्स आर ओवर, तो बहुत ज्यादा बैकलॉग होना नहीं चाहिए। तो आसानी से आप नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर बैकलॉग पूरा कर सकते हो। सर कहते नीरज साहनी सर ने अपने लेक्चर में कहा था कि हमें बुक रीडिंग करनी चाहिए। तो सर हम एनसीईआरटी के अलावा कौन सी रेफरेंस बुक लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए? कौन से सर ने कहा था? नीरज सर। हाँ, तो बुक के लिए यार मैं तो एनसीईआरटी बोलूंगा। वैसे एक बात बताओ बच्चों, जिन्होंने भी सवाल पूछा है, बैकलॉग वाला पॉइंट भी आया था। क्लास नोट्स करने के बाद में 5-6 घंटे उसका होमवर्क, अब होमवर्क मिलना अब शुरू होगा। अब ग्रेविटी वाले चैप्टर आएंगे। अब शुरुआत में फिजिक्स में आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिक गुणा भाग पढ़ते रहते हो बहुत दिनों तक, तो आपको लगता है कितनी आसान सी है, और मैथ्स में भी सिंपल सिंपल चलता रहता है। 15 दिन और फिर मालूम पड़ेगा अच्छे से कि आईआईटी की तैयारी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, डेप्थ कहाँ से कहाँ तक होती है। तो फिर मेरे ख्याल से 3 क्लासेस करना, फिर उनका होमवर्क पीसीएम का करना, डीपीपी शीट पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, मेरे ख्याल से आपको ना तो जरूरत पड़ेगी और ना ही आपके पास टाइम होगा कुछ और बुक पढ़ने के लिए। बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ें। बाकी क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन आएगी उसकी लैंग्वेज से भी आप चीजें काफी कॉम्प्रीहेंड करते हो, जरूरत ऐसी पड़ती नहीं है। सर जैसे हमने लास्ट क्लास तक मैथ और फिजिक्स के लिए काफी एक्स्ट्रा तैयारी भी करी थी ओलंपियाड लेवल तक, बट एक केमिस्ट्री था जो मेरा पीछे छूट गया था उस टाइम, मतलब बोर्ड लेवल के आसपास करा है, उससे ज्यादा मैंने केमिस्ट्री में खास नहीं करा। तो अभी मैं उस सब्जेक्ट को भी अपने मैथ्स और फिजिक्स के लेवल का कैसे ला सकता हूँ? मतलब मैथ्स और फिजिक्स में काफी कम टाइम लगता है मेरे को शीट और डीपीपी लगाने में भी। तो केमिस्ट्री तुम पूरी पढ़ते हो, पूरी डीपीपी शीट लगाते हो? यस सर, जो भी आप देते हो मैं पहले उसे रिवाइज करता हूँ क्लास नोट को 24 घंटे के अंदर अंदर, और उसी का होमवर्क भी कर लेता हूँ। तो फिर नंबर कम क्यों आ रहे हैं केमिस्ट्री में? मतलब नंबर कम नहीं आ रहे सर, इसमें अंडरस्टैंडिंग में टाइम ज्यादा लग रहा है मेरे को। वो लगेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर ऐसा है, कई बार पहले ही चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री तो जस्ट एक काइंड ऑफ वार्म अप है किसी मेन एक्सरसाइज के लिए। पहला चैप्टर ही आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और एटॉमिक में बच्चों को ऐसा फील होता है कि हमें ये काफी कुछ तो आता है, 11वीं 10वीं में पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैथोड रेज, एनोड रेज, ये 10-12 नाम पता होते हैं और उनको लगता है एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है। अब जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप घुसते हो, बोर मॉडल में, आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स पढ़ेंगे, तो काफी डेप्थ वाली चीजें हैं। तो पहला चैप्टर ये आपका आसान चैप्टर नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ता है।
तो इट इज क्वाइट नेचुरल कि फिजिक्स में मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था, क्या पढ़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, हाँ एक्स का इंटीग्रल, हाँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये सब पढ़ पढ़ा करके, और पेपर भी आसान से ही आते हैं, क्वेश्चन भी आसान ही होते हैं, बड़ा अच्छा सा फील होता है, मैथ्स भी आसान है। यही क्वेश्चन मुझसे आप 1 महीने बाद पूछना, यू विल नॉट आस्क, योर आइडिया विल बी रिवर्स्ड, योर माइंडसेट विल बी रिवर्स्ड, एंड यू विल से दैट सर केमिस्ट्री आसान है, ये फिजिक्स मैथ्स थोड़ी भारी पड़ रही है। दिस वुड बी द रिएक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर 1.5 month फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लासेस। मुझे बताइए ये बात जो मैंने बोली है कि सर आप सही कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन Sir, if we solve some questions that अच्छा, involves एक बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार क्वेश्चन में सेम एक ही जैसी आवाज आ रही है। प्लीज नो स्टूडेंट शुड आस्क 2 or more questions, but maximum 2 questions. So many students are there. पहले वो पूछें, वो नहीं पूछेंगे तो अगेन यू शुड आस्क। Hello, sir. पूछें, कोई गर्ल स्टूडेंट है तो वो भी सवाल पूछें, कुछ नई वॉइस मुझे सुनाई पड़े, मुझे एक जैसे से बच्चे समझ लग रहे हैं कि वो बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन सब मीनिंगफुल आए हैं, बट बाकी बच्चे भी हेजिटेट नहीं करें बिल्कुल भी, एंड आस्क योर डाउट्स प्लीज। Sir, if we solve some questions that involves any constant like sir Planck's constant or gas constant, then sir what should the value we use, the approximate value or the exact value? Like in case of the gas constant, we have 8.314 in SI system. I got it. जब मैंने प्रथम स्टार और प्रथम वन का इंटरेक्शन किया था अभी लास्ट वीक, तो भी एग्जैक्टली सेम डाउट पूछा था, तुम ही तो नहीं थे? No sir, I enrolled just right. So this is a very good question, and particularly it is very meaningful for JEE main numerical type questions. अभी आपका टेस्ट भी हुआ है, particularly objective questions में it does not make much difference whether you take the approximate value or exact value, because 4 answers are quite way apart from the values, and it is easy that even if you choose the approximate value of the constants, you will come to the answer which is matching with one of the options only. So you will not have any problem. But when you are solving numerical type questions, then even a small difference may make the answer changed, and that may not come into the range or the bracket of the correct answer. In that case, what you should do, what a student should do, take the constant's value given in the question only, or take the constant exact value which is known to you. However, in JEE as well as in our test papers, we try to give the value of the constants that should be used in that particular question, numerical type question, where in answer you have to report the question. You have to report the answer. Got it? yes sir. Thank you, सर sir. एक चीज पूछनी सर थी। सर जैसे हम पेपर देते हैं तो सर पैनिक कौन लगता है, मतलब सर जैसे अभी पेपर हुआ था सर, कैलकुलेशन मिस्टेक कौन लग जाती है जो घर पे आराम से हो रही है सर, पता नहीं क्यों होता है सर, इसका कैसे कंट्रोल करे पैनिक जो होता है? बता, 2 दूनी कितने होते हैं? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये मैं तो हिंदी में जानता हूँ, हिंदी में समझता हूँ ना, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ 12वीं क्लास तक। तो अंग्रेजी तो अब तुम लोगों के साथ बात करते करते थोड़ी बहुत सी आ गई है, गलती सलती हो जाती है उसमें भी। अब यार देखो, ये कॉन्फिडेंस का तो अब मैं कैसे बताऊं, मेरे ख्याल से ये पहले दूसरे टेस्ट में थोड़ा ज्यादा होता है बच्चों के साथ में। उनको शायद ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है ना, कि भाई मुझे पहला टेस्ट है, मुझे पापा को या मम्मी को कमिटमेंट करके रखते हैं। बच्चे बोलते थोड़ा जाता है शुरुआत में कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, देखो पापा, देखो मम्मी, इस बार देखना, आई विल बी द टॉपर। अच्छी बात है। और फिर क्योंकि उनकी तैयारी, जैसे मैं बताऊं ना, बच्चे 10th से 11th में आते हैं, तो जेई में जब जाते हैं तो देयर इज अ बिग ट्रांजिशन फ्रॉम द पैटर्न ऑफ स्टडी फ्रॉम द 11 टू 10 टू 11th। 9th-10th में जब आप बोर्ड की तैयारी करते हो, बोर्ड तो कर दिया ही नहीं, इस बार तो ऐसे ही पास हो गए तुम तो फोकट में, खैर पास तो सभी हो जाते। बट जब 9वीं 10वीं पढ़ते हो तो आपको पता है ये रही बुक, इसमें से पढ़ना है, इसी की लैंग्वेज में से क्वेश्चन आएंगे, इसी में से मैं 90%, 95%, इवन मोर आई विल गेट। बट जेई की तैयारी में जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ तक हो गया, जरा मुझे बताना एक बार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा दिया सर। राइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब जब बच्चे ये पढ़ रहे हैं तो उनको लग रहा है यार बड़ी बारीक बारीक बात बता रहे हैं सर, बहुत छोटी छोटी बातों में भी घुस रहे हैं इसमें, और क्वेश्चंस में
जरा सा एक वर्ड से मीनिंग चेंज हो जा रहा है। यस, दैट इज द पैटर्न ऑफ स्टडी। तो शुरुआत में बच्चों को ये कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है कि थोड़ी टेंशन ज्यादा हो गई पहले टेस्ट में। आप जब टेस्ट देते रहते हो तो आपका टेस्ट का टेम्परामेंट इंप्रूव होता है, और मेरे ख्याल से 2-1 महीनों में बच्चे समझ जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, और किस तरह के क्वेश्चंस में। टेस्ट देने से पहले एक बात जरूर जब बच्चे ध्यान रखें, टेस्ट में ये नहीं देखना होता कि यार मुश्किल सवाल पहले करूंगा, मैं तो आसान सवाल बाद में करूंगा। मैं आसान करूंगा, मैं आसान, मतलब अरे ये सब पागलपन नहीं, आसान क्वेश्चन ही पहले करने हैं, मुश्किल सवाल नहीं करना है। तो इसे आप अपना प्रेस्टीज इशू ना बनाएं कि यार मैं आसान क्वेश्चन नहीं करता, मैं तो टॉपर रहा हूं अपने स्कूल का। जेई की तैयारी करते हैं तो कोई कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट का, कोई कहीं स्कूल का, कहीं कहीं के टॉपर होते ही हैं। अब वो सब टॉपर ऑपर ठीक है यार, आप तो पढ़ाई करो। मेरे ख्याल से ये अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, बस तैयारी करके जाएं। इट विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव इन 2-3 पेपर्स। सर हाउ टू एनालाइज द पेपर? पेपर एनालाइज नहीं करना है, पोस्ट एनालिसिस करना है पेपर का आपको। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कैसे एनालाइज करें, कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा मुश्किल है, ये सवाल पूछ रहे हो? नो सर। सर पेपर जब सर कर लेते हैं तो उसके बाद सर अपनी गलतियां देखना, सर वो कैसे करें उस पेपर में? ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग द पेपर यू मीन? यस सर, यस सर, जो गलतियां हमने पेपर करते दौरान करी है सर। अब ये तो मैं कैसे बताऊं यार, अब वो पेपर दे रहे हो उसमें क्या गलतियां हुई हैं। सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक में बताऊं वैसे क्या होता है, क्वेश्चन में पूछेगा विच ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट, और आप मार्क करके आओगे करेक्ट। विच ऑफ द ऑप्शन इज रॉन्ग, आप मार्क करके आओगे करेक्ट वन। ये एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। दूसरी कॉमन मिस्टेक है, हालांकि अब तो के क्वेश्चंस में, हालांकि अब तो एक एक क्वेश्चन ही सामने आता है। ये क्वेश्चंस में ज्यादा मिस्टेक पहले करते थे बच्चे, जब ओएमआर शीट मिलती थी और पेपर सॉल्व करते थे, पता चला चौथे का आंसर 5वें में, 5वें का 6ठे में। अब इस तरह की सिचुएशन नहीं है, अब तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन खुलता है आपके सामने और उसी का आंसर आपको देना पड़ता है। तो मोस्टली करेक्ट इनकरेक्ट में बच्चे ज्यादा फंसते हैं, और खासकर जब एडवांस का पेपर आएगा, एडवांस पैटर्न का, तो उसमें मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चंस होंगे। उसमें बड़ा सावधान होना रहना होगा आपको। उसमें आपको ब्लफिंग नहीं करनी है, ब्लफ नहीं मारना है। ब्लफ तो इसमें भी नहीं मारना चाहिए जहां नेगेटिव मार्किंग हो, और जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं हो कोई क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं चाहिए, कर देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना चाहिए? मतलब फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने में जितना मजा आता है उतना केमिस्ट्री में नहीं आ पाता। अब पबजी तो बैन हो गया सर, खेलते भी नहीं है। हाँ, मगर अब शायद मैंने सुना है कि पबजी इज कमिंग इन इंडिया थ्रू सम अदर रूट, मे बी सम अदर कंपनी के थ्रू कुछ आ रहा है वो। देखो यार, इंटरेस्ट ना, आप पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, बड़े शौक की चीजें करते हो, बढ़िया नींद लेते हो, ये है तुम्हारी शौक की चीजें। बढ़िया कपड़े पहनते हो, फैशनेबल ये वो, गेम्स खेलते हो, यूट्यूब करते हो, इनमें तो बोर ना होते होंगे। पता नहीं पढ़ाई में कैसे बोर होते हो, और कैसे पढ़ाएं बताओ तुम्हें जिससे तुम्हें इंटरेस्ट आए। अब पंखे से तो सर मतलब मैंने अपने सीनियर से पूछा तो बोला कि केमिस्ट्री में रटना पड़ेगा बस। ये गलत है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक कहाँ रटने वाली चीज बताई? एवरीथिंग इज गोइंग लॉजिकल एंड एवरीथिंग इज गोइंग अलोंग विद रीजन। बताओ कौन सी चीज अभी रीजन वाली नहीं? वही सर, मतलब बच्चों में ऐसे सोच है कि रटना पड़ेगा केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं, गलत सोच है मेरे ख्याल से। अगर पढ़ रहे हैं, दूसरों की बातें थोड़ा कम सुनो अभी। ये भैया भैया जो होते हैं ना, कोई बात नहीं, उनकी बात सुन लिया करो, बट सोचो अपने दिमाग से। और भैया कोई आईआईटीएन हो तो उनकी बात को थोड़ी ज्यादा वैल्यू दिया करो, और भैया अगर आईआईटीएन ना हो या सिलेक्शन ना हुआ हो, और मान लो ऐसे ही वैसे ही होते हैं बहुत सारे भैया भैया होते हैं यार, तो सुन लिया करो, डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, बट करो अपने मन की, ठीक है ना? तो देयर इज नथिंग लाइक, थैंक यू। केमिस्ट्री इज क्वाइट लॉजिकल। सर एग्जाम के बीच में कैसे पता करें कौन क्वेश्चन इजी और कौन क्वेश्चन टफ है? यार ये अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है ना, जो उन चैप्टर्स की, जिन चैप्टर्स का एग्जाम में आने वाला है, तो बच्चों को तुरंत मालूम पड़ जाता है। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जब पेपर वैसे होता था कि भाई पेन पेपर पे, तब तो बच्चों के सामने पेपर होता था, पर्चे पलट करके
पर्चे एकदम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आसान है, शुरू से करूं एंड से शुरू करूं। अभी तो एक एक क्वेश्चन सब अलग अलग होता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहला क्वेश्चन जैसे देखा, देखते ही लगा ये तो आसान सा है, डू इट। दूसरा क्वेश्चन देखा आसान है, कर लिया, हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में लग रहा है कि यार ये टफर है और लेंथी भी है, मुझे फॉर्मूला तो याद है बट वर्कआउट करना पड़ेगा, इट मे टेक सम टाइम, स्किप इट नाउ, और उसका नोट कर लो एक पेपर पे। रफ कॉपी तो मिलती है, रफ पेपर तो मिलते ही हैं आपको, घर पे रखे कर रहे हैं आप। रफ शीट जेई के पेपर में भी रफ शीट्स प्रोवाइड होती हैं आपको, तो ऐसी रफ शीट अपने पास लेके चलनी रखनी चाहिए आपको। पेन पेपर, पेन से नोट कर लो कि थर्ड क्वेश्चन आई हैव टू रिविजिट अगेन, देन गो टू द फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, लाइक दैट। कंप्लीट द केमिस्ट्री पार्ट। जेई मेन को अगर कंसीडर करें तो 1 घंटे की जगह यू शुड डू द केमिस्ट्री इन 40 मिनट्स, फर्स्ट राउंड ऑफ द केमिस्ट्री इन 40 मिनट्स, देन गो टू द फिजिक्स। वैसे मैंने केमिस्ट्री इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से इधर के केमिस्ट्री मुझे पसंद है या ना पसंद है, कुछ भी हो, बट केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन होने होते हैं फटाफट हो जाते हैं। तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री जो है वो 40 मिनट में पहले करनी चाहिए, उसके बाद नियरली 1 आवर फॉर फिजिक्स। हालांकि उसके बाद फिर 1 से ज्यादा घंटा बचता है, तो वो दैट यू कैन फॉर मैथमेटिक्स। बट पहला राउंड आप जो है वो जल्दी जल्दी निपटाओ, 2 घंटे के अंदर पहले राउंड में तीनों सब्जेक्ट कवर अप कर लो जो आसान चीजें हैं। उसके बाद अनदर हाफ एन आवर फॉर मॉडरेट क्वेश्चन, और लास्ट में 10-20 मिनट बचते हैं, अगर बचते हैं तो then you can attempt the tough questions. No other simple question is remaining from your end. अच्छा, मैंने जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स का सीक्वेंस बताया, नहीं ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये बच्चा डिपेंडेंट है। बच्चा डिपेंडेंट मतलब हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जिसका मैथ्स काफी स्ट्रांग भी होता है और उसको एक शौक भी होता है मैथमेटिक्स का, एक लव होता है मैथमेटिक्स के लिए, तो वो मैथमेटिक्स अगर पहले अटेम्प्ट करना चाहता है तो यू कैन अटेम्प्ट मैथमेटिक्स फर्स्ट, then chemistry, then physics, or chemistry at last. It's up to you. But most of the students follow first chemistry, then physics, and then mathematics. Next, please. सर हम जैसे केमिस्ट्री ओलंपियाड, 1 minute. Girl student was asking the question. This is the first Sir, question. what should be the time leave? For example, if we are completing, if we have by chance completed the atomic structure, so what should be the time leave at which we should revise it? No, I think I just answered this question in the very beginning that revision should not be done in a separate way. When there is no reason for the revision, you should not do, because you are loaded with so many other things, like you have to do the DPPs, you have to do the sheet, you have to read the NCERT after the chapter is over. Every 21 days you have the test to appear in, and test gives you the reason. Test gives you the reason that these chapters need to be revised, so revise the particular chapters for the test, and every 21 days you are getting the reasons revision for the revision, so that way you can revise your entire syllabus by the year ends. I hope you understand. सर मोर देन जब वन क्वेश्चन नहीं बनता है, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? मोर देन 1 करेक्ट में अभी तो टेस्ट आएगा नहीं, वो आएगा आपका जेई एडवांस का टेस्ट जब होगा। तो बच्चों मोर देन 1 वाले क्वेश्चन सबसे मुश्किल सवाल माने जाते हैं जेई एडवांस की, जिसके अंदर अभी पैटर्न स्कीम पिछले कुछ सालों से ये चल रहा है कि 4 ऑप्शंस हैं और मान लो ए बी सी उसके करेक्ट आंसर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ए आपने मार्क किया तो यू विल गेट 1 मार्क, ए अगर सही किया, ए और बी दोनों सही कर दिए तो 2 मार्क मिलेंगे। ए बी सी तीनों सही किए हैं और डी मार्क नहीं किया आपने तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, और आपने डी भी मार्क कर दिया है किसी और ऑप्शन के साथ तो आपको फिर -2 मार्क्स मिलते हैं। तो ये जनरली पैटर्न है मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चंस का। ये सबसे मुश्किल सवाल हैं और ये जब ही हो पाते हैं बच्चों से जब थॉरो प्रिपरेशन हो। बट इसमें एक अच्छी बात ये है कि पार्शियल मार्किंग है। आपको अगर लग रहा है कि 4 ऑप्शंस हैं और मुझे 2 ही आते हैं, बाकी 2 में मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, तो बस 2 अटेम्प्ट करके आओ, बाकी 2 में ब्लफ मत मारो, एटलीस्ट यू विल गेट 2 मार्क्स। दिस इज द वे यू हैव टू अटेम्प्ट। सर जब हम लोग से क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपका सोल्यूशन देखते हैं, फिर लगता है हम लोग ऐसा कैसे सोच पाते, तो सर उसके लिए क्या? नहीं, यही तो प्रैक्टिस है, जब भी तो 2 साल दिए जा रहे हैं आपको प्रिपरेशन के लिए, एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन के लिए। 2 साल में अच्छे से आप प्रिपरेशन करते हो तो जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट जब 15-20 दिन गुजर जाते हैं उस चैप्टर को और एक आध टेस्ट में अपीयर होते हो, एक बार रिवीजन हो जाता है, देन यू स्टार्ट गेनिंग द कॉन्फिडेंस इन द चैप्टर। तो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, nobody can gain the confidence in the first time in any chapter. सर प्रैक्टिस के टाइम पे सर हम केवीपी प्रॉब्लम्स और कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए? एनएसईसी जैसे स्टैंडर्ड केमिस्ट्री ओलंपियाड इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं जेई के साथ? हमें इसके लिए जेडी ली, ब्रूसमान इन जैसे स्टैंडर्ड बुक्स को भी करना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर आप बात करते हो केवीपीवाई की, तो केवीपीवाई का जो एग्जाम का जो लेवल होता है वो जेई मेन से भी हल्का होता है. उसका रिटन टेस्ट इज इजियर देन जेई मेन. सो इफ यू आर गेटिंग सम 60-70% मार्क्स, 60-65-70% मार्क्स इन योर जेई मेन एग्जाम, देन केवीपीवाई में मोस्टली यू विल बी सिलेक्टेड. और बात आती है एनएससीसी. एनएससीसी का पेपर रिलेटिवली थोड़ा टफ होता है, बट स्टिल जेई मेन से अच्छा खासा ज्यादा होता है, मगर जेई एडवांस से थोड़ा हल्का होता है. जेई एडवांस से थोड़ा सा हल्का होता है एनएससीसी का पेपर. तो एनएससीसी के लिए भी कोई स्पेशल, केमिस्ट्री में कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है. बात रही जेडी, इट इज अ क्वाइट फेमस बुक एंड ऑफ कोर्स इट अ गुड बुक, बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द जेई जेडी व्हिच इज रिक्वायर्ड has been taken up in your classes. I have taken up most of the things. Class notes follow करो. आप एक दो चैप्टर होने तो दो, कॉपी भर जाएंगी आपकी. This much content will come. Then you will not take the name of the JDP or other things. हाँ, फिर भी कोई स्टूडेंट ऐसा है is so sharp and so hardworking कि वो डीपीपी भी कर ले, शीट भी कर ले, एक्स्ट्रा एज भी कर ले, एनसीईआरटी भी पढ़ ले, और फिर भी कहे अब मैं क्या करूं. Then you can take JD Lee or any other book and you can start studying. But confined to the required syllabus in JD Lee में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं जिनमें बच्चे फंस जाते हैं और आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ड्रिफ्ट होंगे. किताबों का इकट्ठा ना करें, किताबों की जरूरत जब पड़ेगी तभी ली जाएं, अदरवाइज यू शुड नॉट टेक द बुक्स. स्टूडेंट अगर डीपीपी शीट पूरी सॉल्व कर रहे हैं, क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और कुछ और भी नहीं कर रहे हैं, so they can secure a very good rank in JEE Main as well as in advanced. Next question. Sir, excuse me, organic chemistry. सर एन अवस्थी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए? नहीं, no more question on the books. I told you about the books. Have you done the DPP sheet and extra edge completely? So you're talking about the N Avasti? Sir, I have done that of introduction to chemistry, but atomic structure I am doing side by side by your homework. Maybe after मैंने कहा ना, after a week or after 15 days. भाई ये किसी का छोटा भाई बहन है लगता है. कोई बात नहीं. 15-20 दिन बाद एक बार फिर दोबारा तो बाकी अरे माइक ऑन, किसी की छोटी बहन भाई है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सर हमें प्रैक्टिस के टाइम पे सर कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए सर? जैसे टाइमर के साथ सर करना चाहिए कि सर 1 आवर में हमें 15 से 20 क्वेश्चंस करेंगे, या कैसे, मतलब सर कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आई डू नॉट फेवर द एग्जैक्ट टाइमर. वैसे तो डीपीपी के ऊपर लिख के आता है इतने क्वेश्चंस हैं, इतने मिनट के लिए हैं, बट उसको बहुत स्ट्रिक्ट लेना नहीं चाहिए. मुझे लगता है कि जब आप पहली बार कोई चीज पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ी, उसके ऊपर आप डीपीपी शीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जितना जोर मारना है आप मार लो. पहली बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, नहीं हुआ दोबारा सॉल्व करो. 2 बार में नहीं है तो फिर ऐसा भी नहीं कि एक क्वेश्चन के ऊपर 2-2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, इतना टाइम भी नहीं होता आपके पास. तो बीच का कंप्रोमाइज निकालना है. 2 बार क्वेश्चन को ट्राई करें, अच्छे से ट्राई करें. 10-20 मिनट लगते हैं तो लगे. और यदि किसी क्वेश्चन से बढ़िया लड़ाई हो रही है, आपकी झगड़ा हो रहा है, उससे मार पिटाई हो रही है, उसके साथ क्वेश्चन के साथ में वो रास्ता ही नहीं दे रहा है और आपको रास्ता निकालना है, आपकी आन बान पे आ गई है, तो लग जाओ घंटा 2 घंटा कभी कभार किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे. इस तरीके से घंटा 2 घंटा कभी किसी क्वेश्चन पे आप लगाते हो तो वो वेस्ट नहीं है. इट विल टेल यू सो मेनी वेज ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग, बट नॉट फॉर एवरी क्वेश्चन. इतना टाइम ही नहीं होता. 2 बार ट्राई करें, क्वेश्चन को नहीं हो रहा है, देन यू शुड सी द सॉल्यूशन. अच्छा, सॉल्यूशन कब देखना चाहिए? मान लो डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, देयर आर 20 क्वेश्चंस इन द डीपीपी, 15 कर लिए, 5 क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो पहले आप पूरी डीपीपी सॉल्व करो. पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा नहीं हुआ, मार्क कर लिया. 5वां हो गया, छठा नहीं हुआ, मार्क कर लिया. लाइक दैट 5 क्वेश्चंस इकट्ठे हुए कि ये नहीं हुए. नाउ यू शुड सी द सॉल्यूशंस ऑफ दोस पर्टिकुलर 5 क्वेश्चंस. ऐसा नहीं कि चौथा क्वेश्चन नहीं हुआ तो चलो पहले सॉल्यूशन देख लूं फिर 5वें पे जाऊं. नो, नॉट लाइक दैट. सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे सर कई बार सर बोलते हैं कि आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में क्रैमिंग करनी पड़ेगी, या फिर ये टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग के टाइम आएगा. और सर अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स प्लानर केमिकल बॉन्डिंग अभी थोड़ा लेट है चैप्टर. तो सर फिर हम अभी चैप्टर को उसी समय या उसके आसपास डिले नहीं कर सकते, या फिर सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी जल्दी चालू करने का सेंस क्या था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर सर कुछ बता रहे हैं तो बहुत बेसिक सी चीजें होंगी. जैसे हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तो एस कैरेक्टर की बात करेंगे, बट वो ये जरूर बता देंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो. इतना वेट आपको करना ही पड़ेगा कि इसका डिटेल्ड एनालिसिस जो है
वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, तो तब तक का वेट करना पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो एकदम रैंडम हो और कहीं कहीं बीच बीच में ऐसा बोला जाएगा कि ये चीज ऐसे याद कर लो तो अभी आपका काम बन जाएगा। तो ये भी एक काइंड ऑफ स्किल है कि कम समय में कोई चीज पूरी ना भी आती हो बैकग्राउंड में, तो भी हम कैसे सीखें और कैसे नंबर लेके आए। एग्जाम इज ऑल अबाउट नॉट लर्निंग, यू आर नॉट द रिसर्चर्स हियर, you are learning how to get the very good marks in the exam after learning the chapter। हालांकि उसका बैकग्राउंड आपको मिलेगा, और ये जो चैप्टर का सीक्वेंस है, this sequence is followed in quota in almost all the coaching, so this is not questionable। Next question। Sir, what will you comment on the theory given in our sheets? हाँ, थ्योरी के लिए मैं ये बोलूंगा कि जैसे क्लास की जो थ्योरी है और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा स्कोप बचता नहीं है। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये मान लो कुछ सर ने कुछ बताया और एनसीईआरटी से भी क्लियर नहीं हुआ, तो चलो पढ़ लें। बट मैं आपको ये बताऊं कि 100 में से 90 बच्चे कभी उस थ्योरी को नहीं पढ़ते, मुश्किल से 10 बच्चे उस थ्योरी को बीच बीच में देखते होंगे। तो आपको जो क्लास की थ्योरी है, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, that will suffice the requirement for all the concepts which can be used in the DPP and sheet every question। Sir, should we make short notes for chemistry? Sir, monthly कितने मार्क्स आने चाहिए? एक स्टूडेंट पूछो कोई सवाल। सर, मंथली टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए? हाँ, 21 दिन में जो टेस्ट होता है 100% आने चाहिए, शुड बी 100% ना। सर, एग्जाम गिविंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करें सर? और एग्जाम देते जाओ, पढ़ते जाओ, अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। सर, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं और सर शॉर्ट ऐसे हो जाते हैं। हाँ, शॉर्ट नोट के लिए देखो मैं प्रिफर नहीं करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आप जो नोट्स अपने हाथ से बना रहे हो, लिख रहे हो, आप जो भी क्लास सब चल रही हैं उसके नोट्स बना रहे हो, हालांकि पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करते हैं, बट मैं तो पीडीएफ को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता। वो तो कंप्यूटर ने नोट्स बना दिए। आपने क्या किया, आप जब कोई चीज पढ़ते हो, समझते हो, फिर अपने हाथ से लिखते हो, हैंड रिटन नोट्स होते हैं। आज मैंने अपने चैनल पे हैंड रिटन नोट्स के ऊपर एक इंपॉर्टेंस का एक वीडियो भी डाला, 2-3-4 मिनट का, कुछ बच्चों ने शायद देखा भी हो मेरे अपना चैनल पे। तो मैं वही यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ कि आप कुछ चीज लिखते हो तो पढ़ के समझ के जब लिखते हो तो आप अपना उसका रिफ्लेक्शन अलग आता है ब्रेन पर, एंड योर अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव्स अ लॉट। उसके बाद जब नोट्स बनाने में अच्छे खासे एफर्ट्स लग गए, अच्छा नोट्स बनाने में आपको ऐसा नहीं बहुत खूबसूरत करें उसमें कि अलग अलग कलर यूज कर रहे हैं, हेडिंग अलग कलर से, लाल रंग से अंडरलाइन कर रहे हैं तो ग्रीन कलर से, ब्लैक कलर से ये लिखा, डायग्राम बनाएंगे तो इस कलर से, नहीं, जरूरत नहीं है। एक सिंगल कलर यूज करें, इतना लीजिबल तो हो कि आप पढ़ पाए, बाकी बस सफिशिएंट है, आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि ये पॉइंट ऐसा है कि अक्सर मैं भूल जाता हूँ, या कोई पॉइंट ऐसा है फॉर्मूला जो थोड़ा डिफिकल्ट है, या कोई फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है, तो हाइलाइटर आते हैं, अवेलेबल मार्केट में होते हैं, उन हाइलाइटर से उनको हाईलाइट कर लो। तो जब रिवीजन करोगे तो ऑब्वियसली दोस हाइलाइटेड पॉइंट्स विल कम थ्रू योर आईज एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज देम फॉर एवरी टेस्ट, बिफोर एवरी टेस्ट। सो दैट वे आई से दैट इन माय सब्जेक्ट यू नीड नॉट। हालांकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, हर टीचर का अपना अपना एक व्यू होता है। कोई टीचर कहता है कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैं कहता हूँ शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता नहीं है, वंस यू हैव मेड द एग्जॉस्टिव नोट्स। सर क्लास अटेंड करने के बाद पर्सनल डाउट है सर, क्या है अगेन वैभव इज आस्किंग मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन। कुछ और बच्चे सवाल पूछें अपने अपने, वापस आई एम लिसनिंग द डमी स्कूल लेना चाहिए कि नहीं? सर कैलकुलेशन क्वेश्चन नहीं होते। कैलकुलेशन के क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस करो तभी होंगे। सर एक क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन दी जाती है उससे काफी क्लूज मिल जाते हैं पर निकलता नहीं है आंसर। यूनिट को रिमेम्बर करना मुश्किल है। ये जब होता है जब आपके स्टडी आवर्स थोड़े कम हो और आपके डीपी कंप्लीट ना हो। सर ये सर थोड़ा सा पर्सनल डाउट है, पूछना है कि सर मैं 11th क्लास के लिए सर CHS BHU की सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो सर मैनेज नहीं हो पा रहा सर प्रिपरेशन उसके साथ में सर टेस्ट में सर लो स्कोर आ रहा है। किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो? कैसे मैनेज करूँ? ये क्या है सर? CHS BHU के लिए सर 11 सर, वो BHU सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सर एंट्रेंस एग्जाम है। वो तो IIT BHU है ना सर? IIT BHU सर 11th क्लास के लिए सर होता है।
अच्छा सर। अच्छा। सर कैसे मैनेज करना चाहिए सर? अब यार ये मिड तो जून में सर पेपर होगा तो सर कैसे मैनेज? अब ये तो आपको स्टडी आवर्स आपके कंप्लीट हैं कि भाई आप जिस दिन क्लास नहीं है 10 घंटे पढ़ते हो और जिस दिन क्लासेस हैं उस दिन क्लास के अलावा 6 घंटे पढ़ते हो? इफ यू आर स्टडिंग दिस मच देन एनी अदर थिंग कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड और कैन बी स्टडीड अलोंग विद योर जेईई प्रिपरेशन. Increase the study hours, there is no solution of it, no other solution. सर जो 3-4 मिनट और बचे हैं, you can ask 1, 2 or 3 more doubts please. सर 10th क्लास में सर हमारा कार्बन एंड कंपाउंड जैसा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म मतलब डिलीट हो गया था, तो सर हमें काफी बेसिक्स उसके बारे में पता नहीं थे, आइडिया नहीं थे. तो सर इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सर मेरा सर यही प्रॉब्लम आ रही थी कि सर वो कई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे क्योंकि हमें कार्बन एंड कंपाउंड बिल्कुल पढ़ा नहीं है सर. उस हिसाब से मैं पूछ रहा था सर. नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये एक वैलिड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जब पहले लेक्चर में पढ़ाते हैं और मैं नीरज सर को जानता हूं तो बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, बोलते हैं एक सी है तो ईथ मीथ फिर ईथ फिर इस तरीके से तो शुरुआत करते हैं यार. सब कुछ तो बेसिक से पढ़ाते हैं, नॉमेनक्लेचर होता है, उसके बाद बेसिक से पढ़ाते हैं. इफ यू आर स्टडीइंग केयरफुली, पूरा पढ़ रहे हो अच्छे से, नोट्स बना सर रहे हो, नो डाउट सर, प्रॉब्लम पर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम तो सर मैं फिर यूट्यूब से पहले क्लास 10th का कार्बन एंड कंपाउंड्स पूरा देखूं. ऐसी जरूरत तो नहीं है, फिर भी तुम इसके लिए एक बार नीरज सर से बात कर सकते हो. हम लोग अभी सर नॉमेनक्लेचर में पहुंचे भी नोमेनक्लेचर नहीं. इम्पोर्टेंट है. हाँ, some other student please. Sir, if I'm getting 240 marks in the test, does that mean my preparation is going in the right way? No. One test is not sufficient to judge you at all. Let another test happen and then you will be able to decide or able to find about or assess yourself whether you are doing bad or you are doing okay. सर जो आप क्वेश्चंस करवाते सर हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कितना टाइम थ्योरी और कैलकुलेशंस में डिवोट करना चाहिए? क्वेश्चंस और थ्योरी में कितना डिवाइड करना चाहिए? थ्योरी जो नोट्स आप पढ़ रहे हो वो नोट्स बना लिया आपने, उसके बाद बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करो. नो सर, जो आप लेक्चर में सर जो क्वेश्चंस करवाते हैं सर, मैं तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बोलता हूँ कि चलो स्क्रीन पॉज करो, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें 1-2 मिनट 2.5 मिनट जो भी लगता है वो दें. अभी तो मैंने कहा 4.5 घंटे के लेक्चर या 4.25 घंटे के लेक्चर के लिए 5.5-6 घंटे लग जाते हैं कई बार आपको. नो सर, जो क्वेश्चंस को सर हम हाँ सर. कि नहीं सर वो क्वेश्चंस बहुत टफ लगते हैं. सर जो आप क्वेश्चंस कराते हैं. I think it is the last question please. सर जो आप क्लास में क्वेश्चन कराते हैं वो होते हैं Advanced getting in it's a top sir, ranks. sir please my one please. Sir, in atomic structure, in the formula said E is equals to h nu. Here nu is a nature of is a property of wave, but it's a particle. Why it's a particle theory of light? No, this technical question you should ask at the Telegram group. They will answer. If they don't answer, then ask me. Sir, they haven't answered. Again, tag this question. They will answer, and otherwise you ask me. I'll tell you. Okay, sir. One more question. Anytime it may go off. सर डमी स्कूल लेना चाहिए कि नहीं? अरे नहीं, ऑफिशियली आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. पर्सनली आई कैन टेल. सर क्लास के तुरंत बाद नोट्स रिवाइज करने चाहिए कि डायरेक्टली क्वेश्चंस? नहीं रिवाइज करने चाहिए. वो जो आपने नोट्स बनाए हैं उसी से तो पढ़ करके आप सॉल्व करोगे. तो अगर जरूरत पड़ती है तो एक बार देख लो जल्दी से उसको. बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड बी गिवन फॉर द क्वेश्चन. सर एन अवस्थी बुक्स ये करनी चाहिए, एन अवस्थी पर्टिकुलरली. No, I think not needed. Once you are doing the DPP sheet, maybe after 15 days you will not ask this question. चलो भाई बच्चों. Thank you sir for the session. Thank you sir. यार मजा आया बात करके. वैसे तो मैं क्लास में बहुत बातें करता रहता हूँ, खूब कहानी वानी सुनाता रहता हूँ. मैं तो क्लास में अगर सर हमें ही मजा आता है. हाँ, बट तुम खुश रहोगे तो पढ़ोगे. बीच में ब्रेक मिल जाता है. हाँ, और थोड़ा सेफ रहें, घर में रहें. चलो फिर आई एम एग्जिटिंग नाउ. सर वो जो लेक्चर मिल रहे हैं वो क्या लास्ट ईयर के रिकॉर्डेड है, इस ईयर के रिकॉर्डेड? थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. नाइस वन. थैंक यू सर.